जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज डे 1 है। तो डे 1 में हम 5 सेगमेंट हमने देखा था। एक तो बिहार स्पेशल का नोट्स कवर करेंगे हम। ठीक है, फिजिक्स का नोट्स देखेंगे, साइंस एंड टेक का नोट्स देखेंगे, खान सर का टेस्ट सीरीज़ का देखेंगे और फिर बीपीएससी के पीवाईक्यू जो है उसको देखेंगे। ठीक है, तो हमने खान सर का टेस्ट तो हमने कर लिया। अब रह गया हमारे पास क्या, बिहार स्पेशल के जो क्लास नोट्स थे। ठीक है ना, तो उसको हम देख रहे हैं। हमारे रुक्मिणी के क्लास नोट्स हैं ये। तो चलिए खोलते हैं। ठीक है ना, उसको और फिर शुरू कर देंगे हम लेकर प्रभु जी का नाम। ठीक है, तो मिस्टर नोबडी क्लास और फिर आ गया हमारा बिहार। ठीक है, तो बिहार में भी हमारे क्या है एक मिनट, ये पीडीएफ खोलने में टाइम लग रहा है। तो चलिए ऐसे ही देख सर्च कर लेते हैं बिहार, BIHAR बिहार। ठीक है, तो हाँ, क्लास 1। ठीक है, पहले क्या है, 3 क्लास हमने देख लिए हैं। तो क्लास 1, 2, 3 इन तीनों के नोट्स का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ठीक है आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्या लिखा है बिहार जो है, ये बिहार शब्द जो है प्राकृतिक भाषा के विहार से बना है। ठीक है, जिसका मतलब होता है निवास। ठीक है, यहाँ पर बौद्ध विहार बौद्ध विहार मौजूद थे। ठीक है ना, तो बिहार जो है कौन सी भाषा से बना है, बिहार किससे बना है, कौन सी भाषा से, तो प्राकृत भाषा। ठीक है ना, प्राकृत भाषा में एक वर्ड होता था विहार। ठीक है ना, उसी से बना है हमारा वर्ड बिहार। ठीक है, बिहार का मतलब क्या होता है, निवास। या अपना जो बिहार है, बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे बौद्ध धर्म के यहाँ पे लोग यहाँ पर निवास किया करते थे। ठीक है ना, इनके बहुत सारे मठ यहाँ पे, इनके बहुत सारे विहार बने थे। ठीक है ना, विहार का मतलब क्या हो गया, निवास गुफा। ठीक है ना, जहाँ वो रहते थे। ठीक है ना, विहार का मीन्स, विहार मीन्स निवास। तो यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार मौजूद थे, जिस कारण यहाँ इसका नाम क्या पड़ गया, बिहार पड़ गया। ठीक है ना, विहार, फिर बिहार से बिहार बन गया। फिर इसका गठन, ठीक है, बिहार राज्य का गठन जो है 22 मार्च 1912 को हुआ। ठीक है, तो बिहार का गठन कब हुआ था, बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912, 22 मार्च 1912। ठीक है, बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को, और इसी दिन को हम क्या बोलते हैं, बिहार दिवस कहते हैं। ठीक है ना, तो 22 मार्च 1912 को क्या हुआ, बिहार का गठन हुआ और इसी को हम कहते हैं बिहार दिवस। ठीक है, तो बिहार दिवस 22 मार्च 1912। बिहार दिवस कब कब है, बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। ठीक है ना, कब मनाते हैं, 22 मार्च, 22 मार्च, 22 मार्च। बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार का गठन कब हुआ, 22 मार्च 1912 को हुआ। ठीक है, 22 मार्च 1912 को। फिर क्या है, बिहार का एरिया कितना है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, बिहार का एरिया कितना है, 94,163। ठीक है, 94163, 94163, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का एरिया है। फिर क्षेत्रफल के हिसाब से ये 12वां बड़ा राज्य है। ठीक है ना, तो एरिया वाइज कितना बड़ा, एरिया वाइज क्या एरिया वाइज का रैंक क्या पड़ता है, 12वां। ठीक है, भारत में भारत का 12वां बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है अपना बिहार। ठीक है, फिर क्या है इसका अक्षांश विस्तार, तो 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से नहीं, जब हम बुक कवर करेंगे। ठीक है ना, संजय सिंह का जो डॉक्टर संजय सिंह की बुक है, उसको क्या करेंगे हम, जब याद कर कवर करेंगे तो उसमें ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में दे रखी हैं, तो वहाँ से हमें समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिलहाल सिर्फ क्लास नोट्स पर ही हम स्टिक रहेंगे। ठीक है, तो बिहार का अक्षांश विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है ना, 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ, 24 डिग्री नॉर्थ से 27 डिग्री नॉर्थ तक है बिहार का विस्तार, अक्षांश विस्तार। ठीक है, अब देखते हैं बिहार का देशांतरी विस्तार, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। ठीक है ना, 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व, 83 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व तक है बिहार का देशांतरीय विस्तार। ठीक है, फिर नेपाल के साथ 7 जिले। ठीक है, जो बिहार है वो नेपाल के साथ, नेपाल से बाउंड्री साझा करता है। नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में है नेपाल, साउथ में क्या है, साउथ में है झारखंड, और फिर वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है यूपी, और ईस्ट में क्या है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पहले देखते हैं नेपाल। तो नेपाल से बिहार के 7 जिले लगते हैं। ठीक है ना, कितने जिले लगते हैं, 7 जिले। ये क्वेश्चन आया था 68 में। ठीक है ना, कौन सा किस स्टेट से कितने जिले लगते हैं इसके मामले में। ठीक है, तो नेपाल से लगते हैं 7 जिले, कौन कौन सा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, हाँ, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। रिपीट करेंगे। ठीक है, 7 जिले लगते हैं, तो 4 और 3 के हिसाब से इसको बांटते हैं। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, और ये को 4 और 3 का सेट कौन सा है,
सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो बिहार नेपाल से लगने वाले 7 जिले कौन कौन से हो गए हमारे? कौन कौन से हो गए? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सॉरी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है, ये 7 जिले हो गए। अब कौन सा है, रिपीट करना है, ठीक है। इस ऑडियो को सुन, ये जो रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं, जितनी बार इसको सुनना है उतनी बार क्या करेंगे, मनी मनी में रिपीट करेंगे, ठीक है ना। अभी हम एक बार रिपीट, जैसे ऑडियो में एक बार रिपीट किया हुआ है, तो उसी चीज़ को हम जब सुन रहे हैं तो 3 बार, 2 से 3 बार क्या करते हैं, अपने मन में रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करते जाना है और काम बहुत आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से कवर हो गया तो फिर जो बिहार दरोगा वगैरह का भी आता है, ठीक है, उन सब में भी ये चीज़ें काम आती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। नेपाल के साथ लगने वाले 7 जिले कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ठीक है, नेपाल हो गया। अब देखते हैं नीचे जो झारखंड है उसको, ठीक है। तो झारखंड से टच होने वाले कौन से? 8 जिले, ठीक है ना। नेपाल से 7 जिले, झारखंड से 8 जिले, ठीक है। कौन कौन से हैं? 8 हैं। तो 4-4 के हिसाब से 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा। ये 4 सेट ये हो गए, ठीक है। और दूसरा 4 कौन हो गया? जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। रिपीट करेंगे फिर से अब। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, और रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, ठीक है। अब क्या है? पश्चिमी बंगाल, ठीक है। ये हमने क्या देखा, नेपाल भी हो गया 7 जिले, और झारखंड भी हो गया 8 जिले। अब यूपी से भी 8 जिले लगते हैं, ठीक है ना। यूपी से भी 8 जिले लगते हैं। कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है। 4-4 का सेट बांटेंगे। पहले सेट में क्या हो गया? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। और दूसरा जो सेट है उसमें क्या हो गया? भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ठीक है। चलिए इसको 3 बार 4 बार बोलते हैं, तो ऐसे रिपीट करते हैं इसको। यूपी वाला है तो पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सिवान, सारण, सिवान, सारण। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण। ये हो गया फर्स्ट, पहले 4। और फिर बाकी 4 कौन से हो गए? भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ठीक है। रिपीट करेंगे। कौन सा है? यूपी वाला है। तो गोपालगंज, सॉरी पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये यूपी का हो गया। अब क्या है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं। कौन कौन से? पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल से 3 जिले लगते हैं। कौन कौन से? पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ठीक है ना। कौन कौन से? पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, ये 4 जिले, ये 4 हमने इसको बाउंड्री के बारे में समझ लिया और इसको देख भी लिया। अब क्या करना है हमें? ये ऑडियो आर्टिकल जब सुन रहे हैं, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? इस चीज़ को बोर्ड PDF से देख लेंगे, ठीक है ना। या फिर इसको आप सके क्या करें, इस चीज़ का शॉर्ट नोट्स बना के रख लें ताकि एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में रिवाइज कर सकें। ये चीज़ें भूलने वाली हैं, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। तो जिले वाला है, इसका नोट्स बना के रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है अपना, या फिर ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने रिकॉर्ड कर लिया है तो हो गया। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें हम भूल सकते हैं तो इसको क्या करें, अलग से रिकॉर्ड करके रख लें, ठीक है ना। इसको अलग से रिकॉर्ड करके 2-3 बार सुन लें। चलिए अब देखते हैं पटना, ठीक है। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। बिहार की राजधानी पटना है। पटना के कौन कौन से नाम थे वो बताने हैं, ठीक है। तो पटना का और भी क्या क्या नाम थे? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद, ठीक है ना। 4 नाम थे पटना के। पुराने नाम कितने हैं? 4 नाम हैं। कौन कौन से? पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद, ठीक है। पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद। अजीमाबाद किसने डाला था? शायद ये डाला था अपने कौन थे बिहार के सासाराम के?
बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे मतलब बिहार के लाल कहते हैं उनको। हाँ, अफगान थे वो, शेरशाह सूरी, ठीक है। शायद अजीमाबाद नाम जो है वो शेरशाह सूरी ने डाला था शायद, ठीक है। खैर, तो बिहार के पटना के 4 नाम कौन कौन से हुए? पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद, ठीक है। अब राजधानी पटना जो है, पटना से कितने जिले टच करते हैं? 9 जिले, ठीक है। पटना से कितने जिले टच करते हैं? 9 जिले टच करते हैं पटना को। कौन कौन से हैं? 9 को हम कैसे बांटेंगे? 3 3 3, ठीक है। 3 3 के सेट में बांटेंगे पटना को हम, ठीक है। तो कौन कौन सा आता है? अरवल, जहानाबाद, नालंदा। पहले सेट में ये आ गया। दूसरे सेट में क्या आ गया? बेगूसराय, वैशाली, लखीसराय। और तीसरे सेट में आ गया समस्तीपुर, सारण, भोजपुर। रिपीट करेंगे अब, ठीक है। तो पटना से टच होने वाले जो स्टेट है, जो ज़िले हैं, उसको समझते हैं, ठीक है। उसको याद करते हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, ठीक है। ये देखो, ये जो याद करने का तरीका है, ये खान सर भी ऐसे ही करवाते हैं, ठीक है। तो खान सर धीरे धीरे करते हैं, धीरे धीरे नहीं, वो भी ऐसे ही याद करवाते हैं कि देखो 4 बार 5 बार जब तक बोलेंगे नहीं तब तक याद होगा नहीं, ठीक है। तो खान सर के फॉर्मेट से ही हम क्या कर रहे हैं, सीख के आगे बढ़ रहे हैं, सबको सीखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अभी जो मेरे दिमाग में आइडिया आया वो जी के जे समझते से आया, और यही चीज़ें जो है खान सर भी करवाते हैं, 3 बार 4 बार रिपीट करवाते हैं, ठीक है। बुलवाते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं तो जाके याद होता है उनको। अगर वही खान सर का क्लास अगर कोई स्पीड बढ़ाकर सुन लिया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हम भी इसको जो सुनेंगे, ठीक है ना, जब हमारा सुनने का टाइम आएगा तो स्पीड बढ़ाने का टाइम नहीं है, ठीक है ना। स्पीड नहीं बढ़ाएंगे बल्कि इसको अच्छे से सुनेंगे, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। हाँ, तो पटना से सटे हुए जिले कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, ठीक है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, ठीक है। फिर है बेगूसराय, वैशाली, लखीसराय, बेगूसराय, लखीसराय, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, वैशाली, बेगूसराय, लखीसराय, वैशाली। और फिर है समस्तीपुर, सारण, भोजपुर, समस्तीपुर, भोजपुर, सारण, समस्तीपुर, भोजपुर, सारण, समस्तीपुर, भोजपुर और सारण, ठीक है। समस्तीपुर, भोजपुर, सारण, और फिर क्या है? बेगूसराय, लखीसराय, वैशाली। फिर है जहानाबाद, नालंदा और अरवल। रिपीट करेंगे इसको, ठीक है। अरवल, जहानाबाद, नालंदा, ठीक है। पटना से सटे हुए ज़िले हैं 9। अरवल, जहानाबाद, नालंदा। फिर है फिर क्या है? रिपीट करेंगे। हाँ, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, बेगूसराय, वैशाली, लखीसराय, ठीक है। बेगूसराय, वैशाली, लखीसराय, और फिर समस्तीपुर, सारण और भोजपुर, ठीक है। ये 9 जिले हो गए। अब फिर क्या है? हाँ, तो एरिया वाइज, ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है अपना पश्चिमी चंपारण है। और एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है शिवहर, ठीक है। एरिया के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर है, ठीक है। फिर क्या है? सबसे उत्तरी जिला, ठीक है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? ये है पश्चिमी चंपारण। और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो है गया, ठीक है ना। वो कौन सा है? गया है। फिर क्या है? सबसे जो पश्चिमी जिला है वो है कैमूर, और सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। इसको रिपीट करेंगे। सबसे पूर्वी जिला, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा जिला है शिवहर, अरवल नहीं, शिवहर, ठीक है। सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर। फिर सबसे उत्तरी जिला ये है पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सबसे उत्तरी है पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी है गया, ठीक है। फिर सबसे पश्चिमी जिला है अपना कौन सा? कैमूर। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है? हमें लगता है रोहतास, नहीं, रोहतास नहीं होगा, कैमूर होगा। तो सबसे पश्चिमी जिला है कैमूर, और सबसे जो पूर्वी जिला है वो है किशनगंज, ठीक है ना। कौन सा है? किशनगंज, ठीक है ना। कौन सा? किशनगंज। अब बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष क्या है? कोई अलग से पेड़ नहीं है, पीपल का पेड़ है। और उसके पीपल का पेड़ जो है उसके दोनों तरफ क्या लगा रखे हमने? स्वास्तिक का निशान लगा रखा है, इसको कहते हैं बोधि वृक्ष, ठीक है। तो बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार तुमको रात तुमको सत सत वंदन विहार, ठीक है। भारत का जो बिहार का जो राजकीय गीत है इसको अच्छे से समझिए। बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? ठीक है, बिहार का राजकीय गीत, तो मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन विहार, मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन विहार, ये है राजकीय गीत, ठीक है। ये लिखा किसने है? ये गीत जो है बिहार का राजकीय गीत, इसको लिखा किसने है? तो लिखा है अपने सत्यनारायण ने, ठीक है ना। किसने लिखा है? सत्यनारायण ने लिखा है राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुमको सत सत वंदन विहार। और इसका संगीत दिया है हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार ने, ठीक है। संगीत किसने दिया है? शिव कुमार और हरिप्रसाद चौरसिया, शिव कुमार और हरिप्रसाद चौरसिया। जबकि लिखा किसने है? तो लिखा है सत्यनारायण ने, ठीक है।
और इसको कब अपनाया गया, ठीक है ना, मेरे भारतीय कंठहार तुमको सत सत वंदन विहार, इसको स्वीकारा कब सरकार, बिहार की सरकार ने एज अपना राजकीय गीत, तो 2012 में, ठीक है ना, कब स्वीकारा है, 2012 में स्वीकारा है, ठीक है। फिर क्या है, हाँ फिर क्या है, तो ये क्या था, राजकीय गीत था। अब देख रहे हैं बिहार का जो राजकीय प्रार्थना है, ठीक है ना, क्या है, बिहार का जो राजकीय प्रार्थना है उसको देखते हैं। तो राजकीय प्रार्थना बोली या फिर बिहार तराना बोली, ठीक है ना, बिहार तराना या फिर राजकीय प्रार्थना एक ही बात है। तो वही है प्रार्थना में वही है, मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, ऐसी परवाज दे मालिक कि गगन नाच करे, ठीक है। किसने लिखा ये लिखा है अपने M.R. चिश्ती ने, ठीक है ना, किसने लिखा है, M.R. चिश्ती ने लिखा है, ठीक है ना। बिहार का राजकीय गीत कौन सा है, तो मेरे भारतीय कंठहार तुमको सत सत वंदन विहार। जबकि राजकीय प्रार्थना पूछे या फिर बिहार तराना पूछे तो क्या हो गया कि मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, मेरे ऐसी परवाज दे मालिक की गगन नाच करे, ठीक है। फिर क्या है, राजकीय पशु कौन सा है, बैल, ठीक है, बिहार का राजकीय पशु बैल है, ठीक है ना, बिहार का राजकीय पशु है बैल, ठीक है ना, क्या है, बैल है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा, ठीक है। राजकीय फूल, बिहार का फूल कौन सा है, गेंदा है। बिहार का पेड़ पीपल, बिहार का पेड़ कौन सा है, पीपल है। बिहार का पक्षी गौरैया, बिहार का पक्षी क्या है, गौरैया है। बिहार का फल क्या है, आम, ठीक है, फल क्या है, आम है। बिहार की मछली जो है वो कौन सी है, मांगुर, कौन सी है, मांगुर, ठीक है। फिर बिहार की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, हिंदी और उर्दू, ठीक है ना, पहले क्या है, हिंदी है, और दूसरी जो बिहार की राजकीय भाषा है वो क्या है, उर्दू है, ठीक है। इसको ध्यान रखना था। अब क्या है, बिहार के प्रमंडल, ठीक है। तो बिहार के कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल, ठीक है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल हैं। जिले 38, जिले कितने हैं, 38 है, जिले 38, जिले 38, जिले 38, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट 38, प्रमंडल 9, प्रमंडल 9, डिस्ट्रिक्ट 38, ठीक है। फिर प्रखंड 534, प्रखंड 534, प्रखंड बोले तो ब्लॉक, ब्लॉक कितने हैं, 534 है, ठीक है। तो प्रखंड कितने हो गए, 534, प्रखंड हो गए 534, प्रखंड हो गए 534। फिर क्या है, पंचायत, तो पंचायत कितने हैं, 8406, पंचायत कितने हैं, 8406, 8406, 8406। तो बिहार के पंचायत कितने हो गए, 8406, ठीक है। फिर है नगर निगम, तो नगर निगम कितने हैं, 19, नगर निगम कितने हैं, 19 है, नगर निगम 19, नगर निगम 19, ठीक है, नगर निगम कितने हैं, 19 है। और नगर परिषद है 89, नगर निगम 19 और नगर परिषद 89, नगर परिषद 89, नगर परिषद 89, 89, 89, ठीक है। तो नगर निगम 19, नगर परिषद 89 और नगर पंचायत 155, नगर पंचायत 155, ठीक है ना, नगर पंचायत 155। और फिर अनुमंडल 101, अनुमंडल कितने हैं, 101 है, ठीक है ना, अनुमंडल कितने हैं, 101, 101, 101, अनुमंडल 101। फिर आता है पुलिस स्टेशन, ये कितना है, 853, पुलिस स्टेशन कितना है, 853 है, ठीक है। बिहार में कितने हैं पुलिस स्टेशन, 853 है, ठीक है। रिपीट करेंगे इसको, तो प्रमंडल 9, ठीक है, प्रमंडल 9, अनुमंडल 101 और जिले 38, ठीक है। प्रखंड 534, पंचायत 8406, नगर निगम 19, नगर परिषद 89, नगर पंचायत 155, ठीक है। और फिर पुलिस स्टेशन 853, पुलिस स्टेशन 853। ये सब फैक्चुअल जानकारी है, इसको क्या करना है, सुनेंगे भी और फिर लिख लेंगे, ठीक है ना, किसी पन्ने पे, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लोकसभा सीट कितनी है, 40, ठीक है, लोकसभा सीट कितनी है, 40, लोकसभा सीट 40, लोकसभा सीट 40, लोकसभा सीट 40। राज्यसभा सीट 16, राज्यसभा सीट 16, राज्यसभा सीट 16, ठीक है, राज्यसभा की सीट 16 है। फिर विधानसभा सीट 243, विधानसभा सीट 243, विधानसभा सीट 243, विधानसभा सीट कितनी है, 243 है विधानसभा की सीट। और फिर क्या है, विधान परिषद, तो विधान परिषद की सीट है 75, विधान परिषद की सीट है 75, विधान परिषद की सीट है 75, ठीक है। फिर अब बिहार के इतिहास है, तो बिहार के इतिहास को पुरानी देख रहे, बिहार का जो प्राचीन इतिहास है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ तक पहुँच गए थे हम, तो सामान्य परिचय हो गया। अब देख रहे हैं बिहार का इतिहास, प्राचीन इतिहास देख रहे हैं अब। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लिखा है प्राचीन इतिहास में। तो नवपाषाण काल के पुरातात्विक प्रमाण बिहार के सारण जिले के चिरान से जगह मिलते हैं, ठीक है। तो बिहार में जो है नवपाषाण काल के जो प्रमाण है, ठीक है ना, नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, कौन से काल के, नवपाषाण काल के, ठीक है ना। नवपाषाण बोले तो नियोलिथिक, ठीक है, नियोलिथिक टाइप का हो गया, ठीक है ना, नियोलिथिक टाइप का हो गया। तो नियोलिथिक टाइप के यानी नवपाषाणिक काल के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलते हैं, तो बिहार में एक जिला है सारण, सारण में एक जगह है चिरांद, ठीक है ना। तो बिहार में जो चिरांद है, चिरांद कहाँ पर है, सारण में है। तो बिहार के सारण में चिरांद है, वहाँ से क्या मिलते हैं, नवपाषाणिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है ना, बिहार में। फिर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमाण हैं वो वैशाली जिले में मिलते हैं, जहाँ 2017 में
उस काल की ईंटें और एक मुहर प्राप्त हुई है। ठीक है, तो सिंधु, ये हमने क्या देखा, नवपाषाणी काल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, सारण जिले में है, क्या है, सारण जिले में है एक जगह, चिरांद, ठीक है, वहाँ से मिलते हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं वैशाली जिले से। ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं हमें कहाँ से, वैशाली जिले से मिलते हैं। ठीक है ना, कहाँ से, वैशाली जिला, वैशाली से, कहाँ से, वैशाली से। ठीक है, क्या मिला देखो, वैशाली से जो हमें साक्ष्य मिले हैं वहाँ पर हमें क्या क्या मिला है, एक तो वहाँ की कुछ ईंटें मिली हैं और फिर कुछ मुहरें मिली हैं। ठीक है ना, ईंटें और वहाँ की एक मुहर, मुहर बोले तो एक कॉइन है, ठीक है ना, सिक्का, वो मिला है। ठीक है, एक मुहर मिली है और एक ईंटा मिला है। कब मिला है, 2017 में। ठीक है ना, कौन सी काल का है, ये है सिंधु घाटी सभ्यता के काल का। और कब, और किस काल का है, सिंधु घाटी सभ्यता के काल का है। और कब मिला है, तो 2017 में मिला है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, सिंधु सभ्यता के बाद लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण। सिंधु सभ्यता जो कैसी, सिंधु सभ्यता का मतलब हो गया कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, इसके बाद जो आया था लौह युगीन सभ्यता आया था। अब तो लौह युगीन सभ्यता जो है इसका मतलब क्या हुआ, लौह युगीन सभ्यता का मतलब हुआ कि अपना वैदिक काल। ठीक है ना, कौन सा काल, वैदिक काल। तो वैदिक काल के जो प्रमाण है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1200 से 2000 BC के बीच, 1200 से 200 BC। ठीक है ना, वैदिक काल जो है कब से कब तक है, यानी लौह युगीन जो सभ्यता है वो कब से कब तक थी, तो 1200 BC से 200 BC तक। ठीक है, तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये मिलते हैं अपने को कहाँ से, क्या लिखा है उसको समझते हैं पहले। सिंधु सभ्यता के बाद लौह युगीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। यह काल 1200 से 200 BC के बीच रहा। इसको कहते हैं चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ठीक है ना, तो जो 1200 BC से 200 BC तक का जो टाइम था उसको हम क्या बोलते हैं, चित्रित मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति कहते हैं इसको। ठीक है, फिर क्या है, लोहे के आविष्कार के बाद, ठीक है, लोहे के आविष्कार के बाद बड़े पैमाने पर जंगल को काटा गया और वहाँ पर कृषि काम किया गया। ठीक है ना, जब लोहे का आविष्कार हो गया तो जंगल को काटने में बहुत आसानी मिली। तो हमने क्या किया, उसी टाइम से, मतलब हज़ारों साल पहले से ही जंगलों को धराधर काटना शुरू कर दिया। इसी समय द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई और महाजनपद का उदय हुआ। ठीक है, बिहार से ही। ठीक है ना, बिहार से ही क्या हुआ, महाजनपदों का जो उदय हुआ वो कहाँ से हुआ, बिहार से ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो बिहार में, अच्छा, टोटल उस टाइम पर कितने थे, पूरे भारत में, ठीक है ना, उस क्षेत्र, उस टाइम पर टोटल कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद। कितने महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। और इन 16 महाजनपद में से बिहार में कितने थे, बिहार में थे 3 महाजनपद। ठीक है, बिहार में कौन से कितने जनपद थे, जनपद नहीं, महाजनपद। बिहार में 3 महाजनपद थे। कौन कौन से, मगध, वज्जी और अंग। ठीक है ना, कौन कौन सा, मगध, वज्जी और अंग, ये तीनों कहाँ पर थे, बिहार में थे। ठीक है, तो देखते क्या क्या लिखा है। हाँ, तो पहले देखेंगे वज्जी के बारे में। तो वज्जी की राजधानी क्या थी, अंग। ठीक है, और सॉरी, वज्जी की राजधानी थी वैशाली। वज्जी की राजधानी क्या थी, वैशाली थी। और ये वज्जी जो था संघ, जो वज्जी महाजनपद जो था, इसमें क्या था कि एक था वैशाली। तो वैशाली क्या था, एक विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य था। ठीक है ना, विश्व का पहला लोकतांत्रिक गणराज्य क्या था, वज्जी या फिर वैशाली, जो भी हो उस पर आंसर मारना है। ठीक है, फिर क्या है, अंग की राजधानी। तो अंग की राजधानी थी चंपा। ठीक है, चंपा या फिर चंपापुरी। अंग की राजधानी चंपापुरी, अंग की राजधानी चंपा, अंग चंपा, अंग चंपा, अंग चंपा। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा। और वैशाली की राजधानी, वज्जी की राजधानी वैशाली। ठीक है ना, वज्जी की राजधानी वैशाली और अंग की राजधानी चंपा। उसी तरह से मगध की राजधानी गिरिब्रिज या फिर राजगृह। ठीक है, मगध की राजधानी गिरिब्रिज या राजगृह, गिरिब्रिज या राजगृह, गिरिब्रिज या राजगृह। ठीक है, तो मगध की राजधानी क्या थी, गिरिब्रिज और राजगृह थी। ठीक है, अब मगध जो है ये थोड़ा ज़्यादा डेवलप हो गया, तो यहाँ पर एक वंश की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये कौन था, तो पहला जो वंश था वो था अपना बृहद्रथ वंश। ठीक है ना, पहला वंश कौन सा था, बृहद्रथ, बृहद्रथ। ठीक है ना, ये क्या था, वंश था। ठीक है, कौन सा वंश था, बृहद्रथ वंश था। तो इसका पहला राजा कौन था, बृहद्रथ। ठीक है ना, क्या था, बृहद्रथ, बृहद्रथ ये क्या था, पहला राजा था मगध का। और इस टाइम का, ठीक है ना, इस वंश का सबसे पावरफुल, ठीक है, बृहद्रथ वंश का सबसे पावरफुल राजा जो था वो कौन था, जरासंघ। ठीक है ना, कौन था, जरासंघ था। ठीक है ना, क्या नाम था, जरासंघ, 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 जरासंघ। तो बृहद्रथ वंश का सबसे महान शासक जो था, सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो था अपना बृहद्रथ। और अंतिम राजा जो था कौन से वंश का, बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा था रिपुरंजय। ठीक है, क्या था, रिपुंजय। क्या नाम था,
रिपुंजय था। स्थापना किसने करी? बृहद्रथ ने करी। सबसे पावरफुल राजा कौन था? जरासंध था। और सबसे लास्ट में जो राजा बना था इस वंश का, कौन से वंश का? बृहद्रथ वंश का जो सबसे लास्ट में राजा बना वो था अपना कौन? रिपुंजय। क्या था? रिपुंजय था। ठीक है। अब इनकी जो भाषा थी, बृहद्रथ वंश की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत पाली। कौन सी थी? प्राकृत पाली। ठीक है। तो बृहद्रथ वंश की जो भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत पाली भाषा थी। ठीक है। फिर आता है हड़यंक वंश। ठीक है ना। बृहद्रथ वंश के बाद कौन सा वंश आया था? हड़यंक वंश आया था। ठीक है ना। कौन सा वंश? हड़यंक वंश आया था। और इसने क्या किया? इसके टाइम पर जो थे राजा थे वो कौन थे? बिंबिसार। ठीक है ना। कौन थे? बिंबिसार थे। ठीक है ना। कौन थे राजा? बिंबिसार थे। ठीक है। हड़यंक वंश के पहले राजा थे बिंबिसार, दूसरे थे अजातशत्रु। ठीक है। 3 राजा थे। ठीक है ना। कौन कौन से? हड़यंक वंश में 3 राजा थे। कौन कौन से? बिंबिसार, अजातशत्रु और फिर उदयन। ठीक है। बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिंबिसार के जो थे वो बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। ठीक है। बिंबिसार किसके समकालीन थे? बिंबिसार जो थे वो बुद्ध और महावीर जैन दोनों के समकालीन थे। ठीक है। अब इसने क्या किया? अगल बगल के राज्यों से विवाह से वैवाहिक संबंध बनाए थे। ठीक है ना। किसने? बिंबिसार ने अगल बगल के राज्यों से क्या किए? इसके बारे में 3-4 बातें याद रखनी है। पहली बात क्या है? बिंबिसार ने अगल बगल के राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है ना। बिंबिसार ने अगल बगल के राज्यों से वैवाहिक संबंध बनाए। ठीक है। बिंबिसार जो है वो बुद्ध और जैन, ठीक है ना, बुद्ध और महावीर जैन दोनों के समकालीन थे। कौन? अपने बिंबिसार। ठीक है। फिर क्या है? बिंबिसार ने राजधानी किसे बनाया? तो गिरिब्रिज को। ठीक है ना। बिंबिसार ने राजधानी किसको बनाया था? गिरिब्रिज को। किसको बनाया था? गिरिब्रिज। ठीक है ना। बिंबिसार ने राजधानी बनाया था गिरिब्रिज को। फिर इन्होंने क्या किया? अंग पर कब्जा कर लिया। ठीक है ना। बिंबिसार ने अंग प्रदेश पर कब्जा किया और कुणिक यानी कि अजातशत्रु को वहाँ का राज्यपाल बनाया। ठीक है। तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने अंग प्रदेश पर कब्जा किया? तो वो कौन थे? बिंबिसार। ठीक है ना। बिंबिसार जो थे उन्होंने किस पे कब्जा कर लिया था? तो बिंबिसार ने कब्जा कर लिया था अंग प्रदेश पर। और कब्जा करने के बाद वहाँ का बंदा, वहाँ का हेड यानी वहाँ का गवर्नर, तो वहाँ का गवर्नर किसको बनाया था? वहाँ का गवर्नर बनाया था कुणिक को। ठीक है। किसको बनाया था? कुणिक को वहाँ का गवर्नर बनाया था। कुणिक का मतलब क्या हुआ? अजातशत्रु। ठीक है ना। कुणिक का मतलब हुआ अजातशत्रु। ठीक है ना। क्या हुआ? अजातशत्रु। फिर क्या है? जीवक नाम का क्या था? एक चिकित्सक था। वो किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में। ठीक है। तो बिंबिसार के दरबार में ही जीवक थे। ठीक है ना। बिंबिसार के दरबार में कौन से डॉक्टर थे? तो जीवक थे। कौन थे? जीवक। ठीक है। जीवक जो थे वो बिंबिसार के दरबार में राज्य वैद्य थे। फिर क्या है? उस टाइम पर पंचमार्क या आहत सिक्के चलते थे। ठीक है। तो बिंबिसार के टाइम पर किस तरह के सिक्के चलते थे? पंचमार्क या फिर आहत सिक्के। ठीक है ना। पंचमार्क या आहत सिक्के चलते थे बिंबिसार के टाइम पर। फिर है अपना अजातशत्रु। ठीक है। तो अजातशत्रु के बारे में भी क्या है? 1 2 3 4 5 6 अजातशत्रु के बारे में 6 बातें याद रखनी है बस। पहला क्या है कि महावीर और बुद्ध के समकालीन थे। ठीक है। अजातशत्रु जो है वो महावीर और बुद्ध दोनों के समकालीन थे। ठीक है। फिर क्या है? देवदत्त के प्रभाव में आकर, ठीक है ना, देवदत्त के प्रभाव में आकर इन्होंने क्या किया? अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया और सत्ता अपने हाथों में ले ली। ठीक है। तो बिंबिसार, अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु किसके टाइम का था? अजातशत्रु, बिंबिसार, बुद्ध और महावीर जैन, देवव्रत, इन सब के समकालीन था। ठीक है ना। कौन? बिंबिसार। इन्होंने क्या किया? देवदत्त के प्रभाव में आकर, ठीक है ना, देवदत्त की बातों में आकर अपने पापा को कैद कर लिया। ठीक है। और सत्ता पर कब्जा कर लिया। फिर इन्होंने पाटलीग्राम में, ठीक है ना, पाटलीग्राम में एक छोटा सा किला बनाया था। ठीक है ना। क्योंकि पाटलीग्राम में एक छोटा सा किला बनवाया था। किसने? बिंबिसार ने। ठीक है ना। बिंबिसार ने पाटलीग्राम में एक छोटी सी किला बनाया था। फिर इन्होंने कौशल और काशी पर भी कब्जा किया और वैशाली को भी जीत लिया। ठीक है ना। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने किस किस को जीत लिया था? कौशल, काशी और वैशाली। ठीक है ना। कौशल, काशी, वैशाली, कौशल, काशी, वैशाली, कौशल, काशी, वैशाली। ठीक है ना। तो कौशल, काशी और वैशाली, इन तीनों पर कब्जा कर लिया था अपने बिंबिसार ने। ठीक है। अजातशत्रु ने। ठीक है ना। किसने? अजातशत्रु। फिर क्या है? बुद्ध की मृत्यु पर उनके अवशेषों पर विशाल स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने क्या किया? जब इसको ज्ञान हो गया, ठीक है, कि हाँ भाई मैं गलत था, तो जब बुद्ध मर गए थे, ठीक है, तो उनके जो अवशेष हैं उनके अवशेषों को यूज़ करके क्या किया? यूज़ करके नहीं,
उनके अवशेषों को रखने के लिए एक बहुत बड़ा स्तूप बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था? अजातशत्रु ने बनवाया था, ठीक है। फिर क्या है, इसने राजगृह के सप्त ऋषि गुफाओं में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसने करवाया था? ये करवाया था अपने अजातशत्रु ने, ठीक है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था अजातशत्रु ने। और कहाँ पर करवाया था? सप्तऋषि गुफा में। कहाँ पर करवाया था? सप्तऋषि गुफा में करवाया था पहली बौद्ध संगीति का आयोजन, ठीक है ना, अजातशत्रु ने करवाया था। फिर है उदाईन, ठीक है। उदाईन के बारे में है तो उदाईन जो है वो गंगा और सेन के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र शहर बसाया और उसे राजधानी बना लिया, ठीक है। तो उदाईन जो है उसने पाटलिपुत्र जो नगर है, ठीक है ना, उदाईन ने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र, ठीक है ना। कहाँ क्या था? पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। तो उदाईन ने एक नया शहर बसाया था जिसका नाम रखा था पाटलिपुत्र। कहाँ पर बसाया था? तो गंगा और सोन, ठीक है, गंगा और सोनो नदी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर एक नगर बसाया था पाटलिपुत्र, ठीक है। और उसी को अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है ना। किसने बनाया था? उदाईन ने बनाया था, ठीक है ना, उदाईन ने बनाया था, बस इतना याद रखना है। अब हड़यंक वंश जो है वो 413 बीसी तक रहा, ठीक है ना। हड़यंक वंश कब तक रहा? 413 बीसी तक, ठीक है ना। हड़यंक वंश कब तक रहा? 413 बीसी तक रहा। और हड़यंक वंश का लास्ट राजा था नागदशक, ठीक है ना। हड़यंक वंश का लास्ट राजा कौन था? वो था नागदशक। क्या था? नागदशक, नागदशक, नागदशक। फिर आता है अपना शिशुनाग वंश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? शिशुनाग वंश है। तो इसने इसके एक राजा कालाशोक यानी कि काकवर्ण, इसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, ठीक है। शिशुनाग वंश के राजा थे कालाशोक, ठीक है। तो शिशुनाग वंश के राजा थे कालाशोक। इन्होंने क्या किया? वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था, ठीक है। और कालाशोक को हम क्या बोलते हैं? काकवर्ण, ठीक है। कालाशोक को हम क्या बोलते हैं? काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो बोलने में एनर्जी लग जाती है। तो पहला जो ऑडियो आर्टिकल, पहले जो क्लास नोट्स था वो आधे घंटे में हमने रिकॉर्ड कर लिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा क्लास नोट्स, ठीक है। बिहार स्पेशल का क्लास 1 का तो हमारा हो गया। अब देखते हैं क्लास 2 का। ये भी उतना ही बड़ा है, ठीक है। तो ये भी आधे घंटे में ये भी कवर करेंगे हम। अब देख रहे हैं बिहार की ज्योग्राफी, ठीक है। तो बिहार की ज्योग्राफी के बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ज़्यादा कुछ खास नहीं मतलब खास तो है, लेकिन जो वो है पहले देखते हैं सिलेबस, ठीक है ना। बिहार की ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है उसको लिखा हुआ है। तो बिहार की भूआकृति, बिहार की चट्टान, नदी, जलप्रपात, मिट्टी, वनस्पति, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, जलवायु, कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है, कृषि रोड मैप, उद्योग, औद्योगिक प्रदेश, परिवहन, जनसंख्या, नगरीकरण, प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन, आपदा जोखिम निम्नीकरण, रोड मैप 2015 से 30, जल जीवन हरियाली, 7 निश्चय 1 और 2, नदी घाटी परियोजना, इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तो देख रहे हैं बिहार की भू आकृति संरचना, ठीक है ना। बिहार की भू आकृति के बारे में समझ रहे हैं। किसके बारे में? बिहार की भू आकृति के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? शिवालिक श्रेणी, ठीक है। हाँ, तो बिहार की जो भू आकृति है इसको हम 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। बिहार की जो भू आकृति है इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है? शिवालिक श्रेणी, बीच में क्या है? गंगा का मैदान, और नीचे क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। नीचे क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। तो शिवालिक श्रेणी के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है उसको समझते हैं। तो जो शिवालिक श्रेणी है, ठीक है ना, ये क्या है? बिहार में जो शिवालिक श्रेणी है वो शिवालिक श्रेणी का ही पार्ट है, ठीक है ना। हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसी का जो अंतिम छोर है वो क्या है? वो बिहार से होते हुए जा रहा है। तो उसको हमने क्या नाम, वो भी क्या है? बिहार का शिवालिक श्रेणी है। ये कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है ना। शिवालिक श्रेणी कहाँ पर पड़ता है? अपने पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। और ये क्या है? एक छोटी सी पर्वत की पट्टी है। क्या है? एक पर्वत की छोटी सी पट्टी है, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण जिले में। और बिहार की जो गंगा की मैदान है, ठीक है ना, शिवालिक श्रेणी जो है वो बिहार का जो गंगा का मैदान है, गंगा के मैदान की जो समोच्च रेखा है, ठीक है ना, गंगा के मैदान की समोच्च रेखा जो है वहाँ से 150 मीटर दूर है। कितना मीटर दूर है? 150 मीटर दूर है। क्या चीज़? शिवालिक श्रेणी, ठीक है। फिर क्या है? इसको हमने 3 हिस्से में बांटा है। शिवालिक श्रेणी को बिहार में हमने 3 भागों में बांटा है। सबसे ऊपर क्या है? सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है ना। सबसे ऊपर क्या है? सोमेश्वर श्रेणी है। नीचे क्या है? रामनगर दून है। और इन दोनों के बीच में क्या है? हरहा घाटी। क्या है? हरहा घाटी, ठीक है ना। क्या है? हरहा घाटी है पहले बार, ठीक है। अब देखते हैं सोमेश्वर श्रेणी के बारे में। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, हमने पहले भी इसको याद कर रखा है, तो अभी याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा।
तो सोमेश्वर श्रेणी भारत और नेपाल के बीच में है, हमें याद रहेगा ये चीज़। तो हाँ, इसका समानांतर जो रूप से जो विस्तार है वो 75 किलोमीटर, ठीक है ना, 75 किलोमीटर लंबा है और 6 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है ना। कौन सा? सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। कौन सा? तो सोमेश्वर श्रेणी जो है 75 किलोमीटर लंबा है और 6 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। फिर ये त्रिवेणी नहर से सोमेश्वर श्रेणी जो है वो त्रिवेणी नहर से भिखनाठोरी दर्रे तक विस्तृत है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा? क्वेश्चन क्या बनेगा कि सोमेश्वर श्रेणी जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो इसका विस्तार है त्रिवेणी नहर से भिखनाठोरी दर्रा तक, ठीक है ना। कहाँ से? त्रिवेणी नहर से भिखनाठोरी दर्रे तक, ठीक है। त्रिवेणी नहर से भिखनाठोरी दर्रे तक इसका विस्तार है, किसका? सोमेश्वर श्रेणी का। फिर क्या है? सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी जो है वो कितनी है? 874 मीटर, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो 874 मीटर है और यहीं पर सोमेश्वर का किला है। सोमेश्वर श्रेणी का सबसे टॉप मोस्ट जो किला है, जो सबसे ऊपर का जो वो है बिंदु, वो कौन सा है? सोमेश्वर का किला, ठीक है ना। क्या है? सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पर कितनी है? 874 मीटर की ऊंची है वो, और जहाँ पर एक किला पाया जाता है, कौन सा? सोमेश्वर का किला, ठीक है ना। कौन सा? सोमेश्वर का किला। अब ये जो सोमेश्वर का किला है, यानी कि जो सोमेश्वर श्रेणी का जो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पर क्या मिलता है? बहुत सारे मौर्यकालीन शिलालेख मिलते हैं, ठीक है ना। क्या मिलते हैं? मौर्यकालीन शिलालेख बहुत सारे यहाँ मिलते हैं, ठीक है। कहाँ तक देख लेते हैं हम? हाँ, तो सोमेश्वर श्रेणी जो है यहाँ पर क्या है? मौर्य काल के बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, ठीक है ना, सोमेश्वर श्रेणी में। और सोमेश्वर श्रेणी की जो औसत ऊंचाई है वो है 460 मीटर, ठीक है। उसकी सर्वोच्च ऊंचाई कितनी है? 874 मीटर, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी का जो सबसे टॉप मोस्ट ऊंचाई है वो क्या है? वो कितना है? 874 मीटर, ठीक है ना। लेकिन एवरेज ऊंचाई अगर देखें तो वो कितना पड़ता है? 460 मीटर, ठीक है ना। कितना? 460 मीटर। फिर क्या है? सोमेश्वर श्रेणी में कई दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है ना। सोमेश्वर श्रेणी में कई दर्रे पाए जाते हैं और जिसका उसी दर्रे से हम क्या करते हैं? नेपाल जाते हैं, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी में बहुत सारे दर्रे पाए जाते हैं जिस कारण हम वहाँ से नेपाल जा सकते हैं। तो 3 दर्रे का नाम याद रखना है। पहला क्या है? भिखनाठोरी दर्रा, क्या है? भिखनाठोरी दर्रा। दूसरा है मरखा दर्रा, ठीक है। क्या है? मरखा दर्रा। और तीसरा है सोमेश्वर दर्रा, ठीक है। तीसरा क्या है? सोमेश्वर दर्रा। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जिससे हम नेपाल जाते हैं, ठीक है ना। अब देख रहे हैं हम हरहा घाटी के बारे में, ठीक है। तो सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में हरहा नदी में एक संकीर्ण घाटी का निर्माण किया है, ठीक है ना। किसने? सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में एक नदी है हरहा नदी, उसने एक बहुत ही संकीर्ण, ठीक है ना, बहुत ही संकीर्ण घाटी का निर्माण किया है। इसी को हम कहते हैं हरहा घाटी, ठीक है। तो हरहा घाटी कहाँ पर है? सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 15 मीटर, ठीक है ना। हरहा घाटी जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 15 मीटर है और इसकी लंबाई कितनी है? 24 किलोमीटर, ठीक है ना। ऊंचाई है सिर्फ 15 मीटर और लंबाई है 24 किलोमीटर तक, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे सोमेश्वर श्रेणी जो है वो 75 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है, जबकि हरहा घाटी जो है सिर्फ 24 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर हरहा नदी ने हरहा दर्रे का निर्माण किया, ठीक है ना। हरहा दर्रा जो है एक नया दर्रा है। नया नहीं मीन्स हमने सोमेश्वर श्रेणी में 3 दर्रे देखे थे, भिखनाठोरी दर्रा, ठीक है, मारखा दर्रा और सोमेश्वर दर्रा। लेकिन जो हरहा नदी है इसने भी एक दर्रा बनाया है, ठीक है। घाटी बनती है तो दर्रा भी बनता है, तो घाटी के साथ एक दर्रा बनाया है, उसका नाम क्या डाल रखा है? हरहा दर्रा, ठीक है। अब देखते हैं रामनगर दून। तो हरहा घाटी के दक्षिण में क्या है? रामनगर दून है, ठीक है ना। हरहा घाटी के दक्षिण में है रामनगर दून, जो 8 किलोमीटर चौड़ा और 32 किलोमीटर लंबा है, ठीक है ना। कितना? 32 किलोमीटर लंबा है और 8 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। अब ये रामनगर दून है ये छोटे छोटे पहाड़ के रूप में है, ठीक है ना। रामनगर दून जो है ये छोटे छोटे पहाड़ के रूप में है। अब आते हैं, ठीक है। ये हाँ, ये हो गया हमारा शिवालिक श्रेणी जो है ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देख रहे हैं गंगा का मैदान, ठीक है। गंगा का मैदान, तो गंगा का विशाल मैदान ये किससे बना है? गंगा क्या लिखा है? गंगा का विशाल मैदान, ठीक है। गंगा का विशाल मैदान गंगा और उसके सहायक नदियों की अवसादों के निक्षेपण से बना है, ठीक है। किससे बना है? गंगा और उसकी सहायक नदी, इनके द्वारा जो निक्षेपण, जो अवसाद हैं उसका जो निक्षेपण किया गया है उसी से बना है गंगा का मैदान, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई जो है
हाँ, इसकी ऊंचाई जो है अलग अलग है, ठीक है। कहीं कहीं पर क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा भिन्नता है, ठीक है ना, इसकी ऊंचाई में। किसकी ऊंचाई में? गंगा नदी का जो गंगा का जो मैदान है, इसकी ऊंचाई में बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। भिन्नता कैसे पाई जाती है? तो जो कहीं कहीं पर 50 मीटर ऊंचा है और कहीं कहीं पर ये 100 मीटर तक ऊंचा 100 मीटर तक ऊंचा चले जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है। और इसका जो ढाल है, गंगा का जो ढाल है, गंगा के मैदान का जो ढाल है, वो मंद है, ठीक है ना। तीव्र ढाल नहीं है, बहुत ज़्यादा ढलान वाला नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे ढाल वाला है और मंद ढाल वाला है और पूर्व की तरफ ढाल है, ठीक है ना। ढाल कहाँ पर है? पूर्व की तरफ है, ठीक है। और इसको हम दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। गंगा के मैदान को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला हो गया अपना उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा हो गया दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ खास था नहीं, फिर भी हमने देखा। अब क्या है? उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट अब शुरू होगा। तो इसका निर्माण, ठीक है, जो उत्तरी गंगा का मैदान है वो हिमालय नदी के निक्षेपण से बना है, ठीक है ना। तो हिमालय, सिर्फ और सिर्फ हिमालय नदी के निक्षेपण से कौन सा मैदान बना है? उत्तरी गंगा का मैदान, ठीक है। और जहाँ पर, हाँ ठीक है, अब देखते हैं मिट्टी। तो उत्तरी गंगा के मैदान पर, मैं ठीक से तो बोल नहीं पा रहा लेकिन फिर बोलता हूँ। उत्तरी गंगा के मैदान पर तराई, बांगर और खादर तीनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो उत्तरी गंगा में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? खादर, बांगर, तराई, ठीक है ना, तीनों पाई जाती हैं। फिर क्या है? हाँ, तराई क्षेत्र जो है वो हिमालय से सटे भाबर क्षेत्र के पास पाया जाता है, ठीक है। तराई क्षेत्र कहाँ मिलता है हमें? तराई, बांगर और खादर तीनों मिलता है। तो तराई कहाँ मिलता है? तो हिमालय से सटा जो भाबर क्षेत्र है, ठीक है ना, हिमालय से सटा हुआ जो भाबर क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है तराई क्षेत्र, जो कि एक संकरी पट्टी के रूप में है, ठीक है। फिर उच्च भूमि पर बांगर और निम्न भूमि पर खादर पाया जाता है, ठीक है ना। तो तराई कहाँ पाया जाता है? हिमालय के दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है उससे सटा हुआ एक संकरा पट्टी है, वहाँ पर पाया जाता है अपना क्या, वहाँ पर पाया जाता है तराई क्षेत्र, ठीक है। फिर जो कौन सा है? फिर बांगर, ठीक है। बांगर जो है वो, हाँ, बांगर का भी हो गया। बांगर कहाँ? उच्च भूमि पर पाए जाते हैं। और खादर जो है वो निम्न भूमि पर पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है? दो नदियों के बीच ऊर्जा के दोआब को कहते हैं, ठीक है ना। दो नदियों के बीच के आए क्षेत्रों को क्या कहते हैं? दोआब, ठीक है। दो नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दोआब कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? दोआब, 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 ठीक है। अब उत्तरी गंगा के मैदान में 3 दोआब मिलते हैं, ठीक है ना। उत्तरी गंगा के मैदान में 3 तरह के दोआब मिलते हैं। कौन कौन सा? घाघरा गंडक दोआब, ठीक है। कौन सा? घाघरा गंडक दोआब। फिर क्या है? घाघरा गंडक दोआब। और फिर है गंडक कोसी दोआब। और फिर है कोसी महानंदा दोआब, ठीक है। तो उत्तरी गंगा का जो मैदान है यहाँ पर 3 वो मिलते हैं, यहाँ पर 3 दोआब मिलते हैं। तो पहला जो दोआब है वो कौन सा है? घाघरा गंडक दोआब। फिर क्या है? गंडक कोसी दोआब। और फिर है कोसी महानंदा दोआब, ठीक है। ये हमने देखा गंगा के मैदान, उत्तरी गंगा के मैदान के बारे में। अब देखते हैं, अच्छा, अब उत्तरी गंगा के मैदान में 3 चीज़ें और मिलती है, ठीक है ना। 3 तरह की स्थलाकृतियाँ और मिलती हैं उत्तरी गंगा के मैदान में। चौड़ भूमि, मन और दियारा, ठीक है। तो चौड़ भूमि क्या होता है? तो पुरानी नदी के जो मार्ग होते हैं, ठीक है ना, पुरानी नदी के जो मार्ग होते हैं उनमें बाढ़ का पानी भर जाता है, ठीक है। नदी का जो पुराना वाला मार्ग होता है वहाँ पर क्या होता है? बाढ़ का पानी भर जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? चौड़। क्या बोलते हैं उसको? चौड़ बोलते हैं, ठीक है ना। चौड़ भूमि कहते हैं किसको? नदी का जो पुराना मार्ग होता है वहाँ पर अगर बाढ़ है, पानी भर जाए तो उसको हम बोलते हैं चौड़, ठीक है ना। और फिर क्या है? मन। मन क्या होता है? तो नदी जो है वो, हाँ, नदी क्या करती है? वो झील बनाती है, ठीक है ना। कैसा? गोकुड़ झील बनाती है जिससे पानी भर जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं मन कहते हैं, ठीक है ना। गोकुड़ झील वाला जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? मन बोलते हैं। और जहाँ पर मखाना, ठीक है ना, जहाँ पर मखाना बहुत उगाया जाता है, क्या उगाया जाता है? मखाना, ठीक है। फिर क्या है? दियारा। तो दियारा क्या है? तो नदी के बीच का जो ऊंचा भाग होता है, ठीक है ना, नदी के बीच का जो होता है ऊंचा भाग होता है जो नदी द्वीप की तरह दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? दियारा कहते हैं। क्या बोलते हैं? दियारा। दियारा क्या होता है? नदी के बीच का जो क्षेत्र है थोड़ा कभी कभी उठ जाता है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ आ जाता है, तो एक आइलैंड टाइप का बन जाता है, इसी को हम बोलते हैं दियारा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया? राघोपुर दियारा और सबलपुर दियारा, ठीक है ना। क्या हो गया? राघोपुर दियारा और सबलपुर दियारा, ठीक है। अब है दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। ये कहाँ, इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, पढ़ते हैं, कुछ खास होगा तो उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो दक्षिणी गंगा का मैदान जो है वो गंगा के दक्षिण में है, ये हमें पता है। और ये जो है हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी दोनों के निक्षेपण से बना है, ये याद रखना है, ठीक है।
तो कौन सा बिहार में कौन सा मैदान है जो हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी दोनों के निक्षेपण से बना है? तो ये है अपना दक्षिणी गंगा का मैदान, ठीक है। अब इसका भी ढाल कहाँ पर है? पूर्व की तरफ है, ठीक है ना। दक्षिणी गंगा का मैदान कहाँ पर है? दक्षिणी गंगा के मैदान का ढाल कहाँ पर है? पूर्व की तरफ है, ठीक है। फिर क्या है? गंगा के दक्षिण में प्राकृतिक तटबंध से सटे निम्न भूमि पर वर्षा काल के समय जल भर जाता है। इस भूमि को हम क्या कहते हैं? टाल भूमि कहते हैं, ठीक है। गंगा के दक्षिण में क्या होता है? गंगा के दक्षिण में प्राकृतिक तटबंध से सटे निम्न भूमि है, जहाँ पर वर्षा के टाइम पर क्या होता है? जल भर जाता है। इसको हम कहते हैं टाल भूमि, ठीक है। गंगा के दक्षिण में प्राकृतिक तटबंध से सटे निम्न भूमि पर बारिश के टाइम पर जल भर जाता है, इसको हम कहते हैं टाल। इसको रिपीट करेंगे, टाल भूमि क्या होता है, इसको दोबारा समझेंगे अच्छे से। तो गंगा का जो दक्षिण है, गंगा का जो दक्षिणी भाग है, वहाँ पर क्या है? प्राकृतिक तटबंध है। क्या है? प्राकृतिक तटबंध है। वहाँ पर क्या होता है? मतलब प्राकृतिक तटबंध है, उससे सटा हुआ कुछ निम्न भूमि है, ठीक है ना। कुछ नीचे क्षेत्र का भूमि है, तो बारिश के टाइम पर यहाँ पर पानी भर जाता है, इसी को हम कहते हैं टाल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? टाल। मन क्या होता है? मन क्या हुआ? सॉरी, चौर। तो नदी का जो पुराना मार्ग है उसमें बाढ़ का पानी भर जाता है, तो उसको हम कहते हैं चौड़। जबकि टाल क्या है? तो गंगा के दक्षिण में प्राकृतिक तटबंध से सटे निम्न भूमि पर वर्षा के टाइम पर जल भर जाता है, जिसको हम कहते हैं टाल, ठीक है। फिर क्या है? पटना से मोकामा तक सर्वाधिक चौड़ा विस्तार है। ये टाल जो है ये पटना से मोकामा तक, ठीक है ना। पटना से मोकामा जाते हैं तो हमें कई सारे टाल दिखते हैं बड़े बड़े, जैसे कि मोकामा टाल और बहड़िया टाल, ठीक है ना। मोकामा टाल और बहड़िया टाल, ठीक है। फिर दक्षिणी गंगा का जो मैदान है, इसको भी 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा? भोजपुर का मैदान, जो कि सबसे दक्षिण, जो गंगा का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है ना। गंगा के दक्षिण का जो क्षेत्र है, यानी कि दक्षिणी गंगा का मैदान जो है, इसमें पश्चिमी तरफ जो है वो क्या है? भोजपुर का मैदान। बीच में क्या है? मगध का मैदान। और पूर्व की तरफ क्या है? पूर्वी बिहार का मैदान, ठीक है। तो सोन नदी के पश्चिम का भाग जो है वो क्या है? भोजपुर का मैदान, ठीक है। सोन नदी के पश्चिम का भाग है भोजपुर का मैदान। फिर वहीं सोन नदी और क्यूल नदी, ठीक है ना। सोन नदी और क्यूल नदी के बीच का भाग है मगध का मैदान, ठीक है। अब ये जो मगध का मैदान है, यहाँ पर क्या है? बहुत सारी छोटी छोटी अपर्दित और कठोर बेसाल्टिक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। रिपीट करेंगे इसको। मगध के मैदान में क्या पाया जाता है? बेसाल्टिक पहाड़ी, ठीक है ना। बेसाल्टिक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो दक्षिणी गंगा के मैदान के किस हिस्से में बेसाल्टिक पहाड़ी पाई जाती है? तो ये है अपना मगध का क्षेत्र, ठीक है ना। मगध का जो मैदान है वहाँ पर पाया जाता है। जैसे कौन कौन से इसके अंदर कौन कौन से बेसाल्टिक पहाड़ी है? तो गया में है प्रेतशिला पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी, जेठियन पहाड़ी, ठीक है। गया में कौन कौन सा है? प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन। प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन। प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन, ये कहाँ पर है? गया में पाया जाने वाला क्या है? बेसाल्टिक पहाड़ी, ठीक है। फिर बिहार शरीफ में पाया जाता है कौन सा? पीर पहाड़ी, ठीक है। बिहार शरीफ में कौन सा बेसाल्टिक पहाड़ी पाया जाता है? तो ये अपना पीड़ पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? पीर पहाड़ी। वहीं जहानाबाद में क्या है? बराबर की पहाड़ी, ठीक है। जहानाबाद में क्या पाया जाता है? बराबर की पहाड़ी, ठीक है। रिपीट करेंगे इसको। तो प्रेतशिला गया में पाया जाता है, रामशिला गया में पाया जाता है, जेठियन भी गया में पाया जाता है, ठीक है। फिर पीर पहाड़ी कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बिहार शरीफ में, ठीक है ना। पीर पहाड़ी बिहार शरीफ में, और बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में, ठीक है। बराबर की पहाड़ी जहानाबाद में पाया जाता है, ठीक है। फिर क्यूल नदी से जो राजमहल की पहाड़ी तक है, ठीक है ना। क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ी तक पाया जाता है पूर्वी बिहार का मैदान, ठीक है ना। कौन सा मैदान? पूर्वी बिहार का मैदान। तो पूर्वी बिहार का मैदान कहाँ पाया जाता है? क्यूल नदी से राजमहल की पहाड़ी तक के क्षेत्र को, ठीक है। अब देखते हैं दक्षिणी पठार, ठीक है। दक्षिण में जो पठार पाया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो दक्षिणी पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, ठीक है ना। दक्षिणी पठार जो है वो है क्या? तो जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसका जो विस्तार पाया जाता है बिहार में, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिहार का दक्षिणी पठार, ठीक है। ये क्या है? काफ़ी कठोर चट्टानें हैं, मुलायम चट्टानें। ये क्या है? मुलायम चट्टानें नहीं होती, बल्कि कैसी होती है? काफ़ी कठोर चट्टानें होती है, ठीक है ना। कैसी चट्टानें होती हैं? काफ़ी कठोर चट्टानें होती हैं, ठीक है। फिर क्या है? लंबे समय से अपरदन की क्रिया के चलते रहने से धरातल समतल हो जाता है, किंतु कहीं कहीं पर पहाड़ियाँ दिखती हैं। देखो, काफ़ी लंबे टाइम से क्या है, यह अपरदित होते रहे, और अपरदन से ये क्या हो, धीरे धीरे जो वो बन गया है, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या है, ये समतल बन गया है। लेकिन फिर भी क्या है, समतल होने के बावजूद भी कहीं कहीं पर क्या पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है ना।
तो फिर क्या है, अच्छा बिहार का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है, ठीक है ना, बिहार का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वहाँ पर क्या है, कैमूर का पठार, ठीक है ना, बिहार का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है उस पर कैमूर का पठार या फिर रोहतास का पठार पाया जाता है, ठीक है, कैमूर का पठार और रोहतास का पठार। रिपीट करेंगे इसको, बिहार का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वहाँ पर मिलता है कैमूर का पठार बोलिए या फिर रोहतास का पठार बोलिए, वो पाया जाता है। और इसकी ऊंचाई, ठीक है ना, जो रोहतास पठार जो है, रोहतास पठार की ऊंचाई है 150 से 450 मीटर तक, ठीक है ना, कितना 150 से 450 मीटर तक पाया जाता है इसका विस्तार, ठीक है इसकी ऊंचाई। अब जो कैमूर का पठार है यहाँ पर क्या है, चूना पत्थर और बालू पत्थर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना, क्या पाया जाता है ज़्यादा, चूना पत्थर और बालू पत्थर, चूना पत्थर बालू पत्थर, चूना पत्थर बालू पत्थर, ठीक है ना, चूना पत्थर और बालू पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो ये रोहतास या फिर कैमूर के पठार में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कई सारे क्या है, गुफाएं हैं, यहाँ पर क्या है, चूना पत्थर में यहाँ पर कई सारी चूना पत्थर की गुफाएं पाई जाती हैं, जैसे कि गुप्त धाम और त्रिनेत्र गुफा, ठीक है ना, कौन कौन सा, एक तो है गुप्त धाम है और एक है त्रिनेत्र धाम, ठीक है ना, गुप्त धाम और त्रिनेत्र गुफा, ये क्या है, चूना पत्थर की चट्टानें हैं, चूना पत्थर के चट्टान की गुफाएं हैं जो कि कहाँ पर है, कैमूर के पठार में है, ठीक है। फिर क्या है, पूर्वी भाग में, ठीक है ना, जो बिहार का जो पूर्वी भाग है, दक्षिण पूर्वी भाग, वहाँ पर पाया जाता है खड़गपुर की पहाड़ी, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी भाग में क्या पाया जाता है, खड़गपुर की पहाड़ी, जो कहाँ पर है, मुंगेर, बांका और जमुई में, ठीक है। तो खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, खड़गपुर की पहाड़ी जो है 3 जिलों में फेमस है, 3 जिलों में विस्तारित है, मुंगेर, जमुई और बांका, ठीक है ना, मुंगेर, जमुई और बांका में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 450 मीटर, ठीक है ना, किसकी, तो खड़गपुर की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो क्या है, 450 मीटर तक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, क्लास बिहार ज्योग्राफी का, सॉरी बिहार स्पेशल का क्लास 1 और क्लास 2 हमने दोनों देख लिया, दोनों इसमें कवर है। चलिए इसको फिर यहीं तक रखते हैं, फिर आगे क्या करेंगे, इसको सामने सुनना है और फिर क्लास 3 को कल करेंगे, ठीक है, डेली 2-2 क्लास का डिस्कशन करेंगे ताकि हमें याद भी रहे। जय हिंद, जय भारत।